नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस नए वीडियो में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं हम पाथफाइंडर पर। बेस्ट 200 करंट अफेयर्स एमसीक्यू की ये सीरीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ये है सितंबर महीने का सेट 1। तो 200 क्वेश्चन होंगे, 50-50-50, इस तरह से हम 4 सेट कवर करेंगे हर महीने में। तो सितंबर के करंट अफेयर्स भी मैं आपको अभी करवा रहा हूं ताकि अगले साल जो भी एग्जाम्स हैं 2022 में, उनके लिए आपका 6 महीने 1 साल का करंट अफेयर्स पूरा हो जाए। सो लेट अस बिगिन। ये मेरे बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, जो लोग मुझे नहीं जानते दे कैन रीड अबाउट दिस। और एक बात और याद रखना कि ये वाली जो सीरीज है अभी स्टार्ट संडे को हो रही है और सितंबर के करंट अफेयर्स जो हैं वो इस वीक में मैं पूरे करवाने वाला हूं। लेकिन अक्टूबर ऑनवर्ड्स फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी मैं अभी आपको बता देता हूं। संडे को हर सेट अपलोड करूंगा मैं, ठीक है। एवरी संडे एक सेट आएगा 50 क्वेश्चंस का। तो इस तरह से एक महीने में 4 संडे को 4 सेट हम अपलोड करेंगे और सारे 200 एमसीक्यूज डिस्कस कर लेंगे। देखिए, भारत में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एसएससी के हो, स्टेट पीसीएस के हो या फिर स्टेट एसएससीज के हो, सब में ये क्वेश्चंस आपके लिए मददगार रहने वाले हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, पूरी संभावना है कि ये आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो भी 1 डे एग्जाम होते हैं, जिनमें एक दिन का एग्जाम होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है, उसमें मोस्टली 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स यानी कि 6 महीने से 1 साल के करंट अफेयर्स आते हैं। तो देखिए, 2022 में सीजीएल का एग्जाम होगा। अभी तो मतलब आया नहीं है नोटिफिकेशन, लेकिन इस महीने आने की पूरी संभावना है। तो देखो, तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। बैठे रहोगे कि नोटिफिकेशन आएगा तब स्टार्ट करेंगे, उससे काम नहीं होने वाला है। करंट अफेयर्स की तैयारी भी अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए शुभारंभ करते हैं पहले सवाल के साथ। मैं चाहूंगा कि आप एक नोटबुक लेकर बैठें, अपने साथ किताब पेन कुछ लेकर बैठो और ये लिखते जाओ कि कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं। मतलब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ट्राई करो कि आप अपने स्तर पर पहले उसका जवाब दे सको, वरना आंसर तो मैं आपको बता ही दूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि अंत में आप लोग कमेंट में ये बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। इसीलिए ये नोटबुक लेकर पेन कॉपी लेकर बैठना। तो पहला सवाल है, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्यों के द्वारा हाल ही में आयोजित शिखर सम्मेलन में कौन सी घोषणा को अपनाया गया था? विच डिक्लेरेशन वॉज अडॉप्टेड इन द एससीओ मीटिंग रिसेंटली? ऑप्शंस हैं मॉस्को, बिश्केक, दिल्ली और दुशानबे। तो इसका आंसर है डी, दुशानबे। देखिए, दुशानबे में रिसेंट लेटेस्ट जो मीटिंग हुई थी एससीओ की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, वो दुशानबे में हुई थी। और इसमें जो डिक्लेरेशन यानी कि जो स्टेटमेंट दिया गया था वो मेनली अफगानिस्तान से रिलेटेड था कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का कब्जा हो चुका है, लेकिन अब वहां पर सभी का ध्यान रखा जाए। माइनॉरिटीज को लेकर यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया, टेररिज्म की आलोचना करी गई। तो एक जनरल स्टेटमेंट था, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है स्टेटमेंट आपके लिए। आपको याद क्या रखना है, 2 चीजें। दुशानबे शहर में एससीओ की मीटिंग होती है 2021 में, और दूसरा आपको ये याद रखना है कि एससीओ में एक नया सदस्य जुड़ा है इस बार, वो है ईरान। सो ईरान इज द लेटेस्ट एंट्रेंट इन द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और एससीओ में एग्जिस्टिंग सदस्य कौन से हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए, चाइना और इंडिया दोनों इसके सदस्य हैं, और बाकी जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ये सभी हैं। तुर्कमेनिस्तान नहीं है, एक्सेप्शन याद रख लेना, लिख लेना कहीं पर कि तुर्कमेनिस्तान इसका सदस्य नहीं है, बाकी सभी हैं। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाक, किर्गिज चारों हैं। ओके, पाकिस्तान भी सदस्य है और ईरान लेटेस्ट सदस्य बना है। क्वेश्चन नंबर 2, भवानी रॉय जो रिसेंटली अभी गुजर गए, वो किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या बैडमिंटन? तो भवानी रॉय जो है ये फुटबॉल खेलते थे। आंसर है सी, फुटबॉल। और ये मोहन बगान के लेजेंडरी प्लेयर थे। मोहन बगान एक फुटबॉल क्लब है कोलकाता में, और भवानी रॉय मोहन बगान के लिए खेला करते थे। और लंबी बीमारी के बाद इनका अभी निधन हो गया हाल ही में, और इन्होंने इंटरनेशनल स्तर पर भारत के लिए भी खेला है। अब जहां तक फुटबॉल की बात है तो 1-2 बातें याद रखना। फुटबॉल में भारत में 2 या 3 सवाल आ सकते हैं कि एक तो भारतीय टीम का कैप्टन कौन है? तो भारत की फुटबॉल टीम के कैप्टन है सुनील छेत्री। दूसरा, अभी रिसेंटली एज ऑफ टुडे 1 अक्टूबर को चालू हुआ था SAFF टूर्नामेंट चल रहा है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, यानी कि दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं वो सैफ फुटबॉल कप उनका चल रहा है, अभी ऑन गोइंग है। भारत भी उसमें हिस्सा ले रहा है और भारत इस सैफ टूर्नामेंट को बहुत बार जीत चुका है। तो साउथ एशिया के कंट्री हैं मोस्टली यही, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सभी देश इसमें हिस्सा लेते हैं। तो इस बार सैफ 2021 का जो फुटबॉल टूर्नामेंट है वो हो रहा है मालदीव्स में। तो ये लिख लेना, ये लेटेस्ट है अभी। वैसे आ जाएगा अक्टूबर के करंट अफेयर्स करेंगे तब भी इस पर सवाल बना दूंगा, लेकिन अभी के लिए ये भी ऐड कर लो कि मालदीव्स में ये कब हो रहा है। और इसमें पाकिस्तान हिस्सा नहीं ले रहा है क्योंकि पाकिस्तान को इंटरनेशनल फुटबॉल की जो बॉडी है फीफा, उसने निलंबित कर रखा है कि आप फुटबॉल अभी नहीं खेल सकते। कुछ इरेगुलरिटीज हैं मैनेजमेंट में, उसके कारण पाकिस्तान का जो फुटबॉल फेडरेशन है उसको इन्होंने अभी निकाल रखा है। और भूटान इसमें हिस्सा नहीं ले रहा है क्योंकि भूटान को कोविड का डर है, तो उसने अपने खिलाड़ियों को यहां पर नहीं भेजा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3,
हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर एडोबी इंडिया। एडोबी इंडिया की पहली महिला उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 4 महिलाएं हैं, प्रतिभा महापात्रा, अरुणा जयंती, मल्लिका श्रीनिवासन और सोमा मंडल। देखिए, चारों ही महिलाओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ये चारों इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या है? तो एडोबी ने प्रतिभा महापात्रा को अपॉइंट किया है रिसेंटली। तो प्रतिभा महापात्रा, देखिए विमेन इन बिजनेस हमेशा इंपॉर्टेंट है, वैसे भी देश की तरक्की के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये पहले आईबीएम के साथ काम करती थी, अब इन्होंने एडोबी ज्वाइन कर लिया है और ये एडोबी का पूरे भारत का जो बिजनेस है उसको संभालने वाली हैं। और जो दूसरे नाम मैंने ऑप्शंस में दिए थे, तो देखिए अरुणा जयंती जो है ये केप जेमिनी के साथ काम करती हैं और केप जेमिनी एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसमें ये एशिया पैसिफिक और लैटिन अमेरिका के बिजनेस को हैंडल करती हैं। तो ये केप जेमिनी के लिए काम करती हैं अरुणा जयंती। उसके बाद मल्लिका श्रीनिवासन, बहुत ही फेमस भारतीय ट्रैक्टर कंपनी टैफे, इसकी ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, एक बिजनेस वुमेन या इंडस्ट्रियलिस्ट आप इन्हें कह सकते हैं, टैफे ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, ये नाम आपको याद रखना है। और चौथी हैं सोमा मंडल। तो सोमा मंडल जी जो हैं ये सेल की पहली महिला चेयरमैन नियुक्त करी गई हैं। 2021 में 1 जनवरी को इनकी नियुक्ति हुई थी। सो शी इज द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ सेल। सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 4, अजीज अखनौज को निम्नलिखित में से किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ओमान, मोरक्को, तुर्की, लेबनान। तो यहां पर आंसर है मोरक्को। मोरक्को में अभी रिसेंटली चुनाव हुए थे और वहां पर राजा है एक, मतलब इट्स अ डेमोक्रेसी, लेकिन वहां पर राजा भी होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि तानाशाही चल रही है, डेमोक्रेसी अलॉन्ग विद द किंग। तो जैसा इंग्लैंड में सिस्टम है, बिल्कुल वहां मोरक्को में है। तो मोरक्को में किंग मोहम्मद द 6 ने अपना नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है अजीज अखनौज को। इनकी पार्टी है नेशनल रैली ऑफ इंडिपेंडेंस, इसने सबसे ज्यादा सीट्स वहां पर जीती हैं और इनको सरकार बनाने का न्योता दिया गया है। तो मोरक्को जो है ये एक उत्तरी अफ्रीका का देश है और अजीज अखनौज जो है ये पहले भी वहां पर मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सितंबर के महीने में गवर्नर्स को बदला गया था, कुछ तबादले हुए थे, तो उसी से संबंधित है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नागालैंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन है बेबी रानी मौर्य, आर.एन. रवि, बनवारी लाल पुरोहित या जगदीश मुखी। तो देखिए यहां पर आंसर है जगदीश मुखी। नागालैंड में पहले राज्यपाल हुआ करते थे आर.एन. रवि, तो इनको अब भेज दिया गया है तमिलनाडु और इनकी जगह अब जगदीश मुखी जो हैं ये किसके राज्यपाल हैं? नागालैंड के। तो जगदीश मुखी ऑलरेडी असम के राज्यपाल हैं और इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है नागालैंड का। ओके, तो अभी 4 राज्यों में राज्यपाल का तबादला हुआ था, तमिलनाडु, उत्तराखंड, पंजाब, नागालैंड। मतलब तबादला क्या, अदला बदली हुई थी या कुछ जगह नए भी अपॉइंट किए गए थे। तो उनमें एक तो याद रखना, जगदीश मुखी जो ऑलरेडी असम के राज्यपाल हैं उन्हें नागालैंड का एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। उत्तराखंड में राज्यपाल नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को। आर.एन. रवि जो पहले नागालैंड में हुआ करते थे अब वो तमिलनाडु आ गए हैं। आर.एन. रवि जो हैं ये भारत के आईपीएस ऑफिसर हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी अध्यक्ष रहे हैं। साथ ही साथ ये बात याद रखना कि नागा संगठनों के साथ जो बातचीत चल रही है ना, उसमें ये सरकार की तरफ से इंटरलोक्यूटर थे, यानी कि भारत सरकार की तरफ से जो बातचीत कर रहे थे वो सीनियर ऑफिशियल कौन थे? आर.एन. रवि। और मेनली उसी पर्पज से इन्हें नागालैंड का गवर्नर बनाया गया था। फिर बनवारी लाल पुरोहित, गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, जो एडिशनल चार्ज होल्ड कर रहे थे पंजाब का, अब उन्हें पंजाब का रेगुलर गवर्नर अपॉइंट कर दिया है। और पंजाब में अभी तक गवर्नर थे वीपी सिंह बदनोर, तो उनकी जगह अब बनवारी लाल पुरोहित जो हैं ये पंजाब भेज दिए गए हैं, इन्हें पंजाब का गवर्नर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर एडमिटेड टू द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक रिसेंटली? इनमें से कौन से देशों को हाल ही में ब्रिक्स के एनडीबी में शामिल किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इस पे स्टार मार्क कर लेना अगर लिख रहे हो। बाकी पीडीएफ तो मैं डाउनलोड करने के लिए दे ही दूंगा, टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ब्रिक्स का एक बैंक होता है एनडीबी, उसमें 3 नए देश शामिल किए गए हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं, पढ़ लो इसको। 1-2 सेकंड का ब्रेक दे देता हूं, कोशिश करो आंसर करने का। आंसर है इसका बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे। तो ये 3 देश हैं, बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे। और तीनों जो हैं बहुत ही अलग अलग देश हैं, मतलब अलग तरह के देश हैं। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी है, साउथ एशियन कंट्री है। यूएई मिडिल ईस्ट का एक देश है और उरुग्वे जो साउथ अमेरिका का देश है। इन तीनों को ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है। अब ब्रिक्स क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों ने मिलकर न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना करी थी 2015 में। और पहले इसका नाम ब्रिक्स बैंक या ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक हुआ करता था, अब इसको केवल एनडीबी कहते हैं। ऑफिशियल नाम इसका केवल न्यू डेवलपमेंट बैंक है। और इसमें अभी दूसरे देशों को भी इन्होंने एंट्री दी है। तो उरुग्वे, यूएई और बांग्लादेश पहले देश हैं जो ब्रिक्स के अलावा इसमें शामिल हुए हैं। तो एनडीबी का हेडक्वार्टर याद रखना शंघाई में है, डायरेक्ट सवाल आता है इस पर कई बार। और एक नया रीजनल ऑफिस जो है वो खोला गया है जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में।
तो 2 ऑफिसेज हैं, शंघाई में हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 7, विच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड प्रोजेक्ट has been launched by Union Minister Nitin Gadkari aiming to reduce accidents by 50% in Nagpur। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा नागपुर में दुर्घटनाओं को 50% तक कम करने के उद्देश्य से कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित परियोजना शुरू करी गई है? आपके ऑप्शन हैं आई सड़क, आई घटना, आई रास्ते, आई सुरक्षा। तो ये थोड़ा सा कठिन है, इसके ऑप्शन सभी एक जैसे आपको लग रहे होंगे, तो आंसर है इसका आई रास्ते। ठीक है, आई रास्ते इसका सही जवाब है। तो आई रास्ते एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारे यूनिवर्सिटीज और रिसर्चर्स शामिल हैं। यहां पर एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। नागपुर शहर, स्पेसिफिकली नागपुर शहर का चयन किया गया है क्योंकि वहां पर एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो नागपुर शहर में एक्सीडेंट्स को 50% घटाना इनका टारगेट है। और वो कैसे करेंगे? तो देखो, एआई के माध्यम से वो देखेंगे कि कहां पर ट्रैफिक ज्यादा है, कहां पर ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उन जगहों को फिर रिपेयर किया जाएगा। एक्सीडेंट प्रोन जोन है तो उसको चिन्हित किया जाएगा और फिर उसको ठीक किया जाएगा। साथ ही साथ बसेस के अंदर इनको एडास लगाना है। एडास क्या होता है? आर्टिफिशियल ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स होते हैं। तो आजकल नई गाड़ियों में सिस्टम आते हैं, आपने कभी देखा होगा, जैसे बहुत महंगी गाड़ियां आती हैं उनके अंदर एडास होता है। तो आगे अगर कोई दूसरी गाड़ी है तो अपने आप पीछे ब्रेक लग जाते हैं आपकी कार में। इस तरह के सिस्टम्स बसेस में लगाए जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, और एआई की मदद से एक्सीडेंट स्पॉट्स को मैप किया जाएगा। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है कई सारे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के बीच में मिलकर चलाया जा रहा है, जिसमें इंटेल जैसी कंपनी है, IIT हैदराबाद है, CSIR है, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी, नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब मिलकर इसको चला रहे हैं। तो नागपुर शहर का चयन क्यों किया गया? क्योंकि यहां पर जो क्रैश सिवियरिटी इंडेक्स है, जो कैसे कैलकुलेट होता है कि कितने एक्सीडेंट्स यानी कितनी डेथ हो रही है सीरियस इंजरीज के अंदर, वो नागपुर का काफी हाई है। तो 21.2, उसके बाद 70 तक ये बढ़ गया था पिछले साल। यानी कि जितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनमें कितने लोगों की डेथ हो रही है, वो आंकड़ा नागपुर का बढ़ता जा रहा है। और एवरेज वहां पर 8 रोड एक्सीडेंट डेथ होती हैं हर 1 लाख की आबादी पर। तो ये काफी ज्यादा है, मतलब मुंबई जैसे बड़े शहरों से भी नागपुर का ये आंकड़ा ज्यादा है। तो इसीलिए नागपुर का चयन यहां पर किया गया है। याद रखना, आई रास्ते और एआई पावर्ड है और इसके अंदर सरकारी और गैर सरकारी दोनों कंपनियां, संगठन, रिसर्च लैब सब कुछ शामिल होकर एक साथ काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च्ड द शून्य प्रोग्राम टू प्रमोट जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल? शून्य पहल की शुरुआत किसने करी है? लक्ष्य क्या है? शून्य प्रदूषण डिलीवरी वाहनों से। तो ऑप्शन है आपके लिए KVIC, फिक्की, CCI और नीति आयोग। तो ये थोड़ा सिंपल सवाल है, आई थिंक आपको पता होना चाहिए। ये नीति आयोग ने शून्य पहल की शुरुआत करी थी। तो नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ने ये जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए किया है। देखो, आप जानते ही हो कि घर घर तक अब डिलीवरी होती है, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह के कारण ये बहुत बढ़ गया है डिलीवरी का जो पूरा प्रोसेस है। अब इसमें जो व्हीकल्स का इस्तेमाल होता है, जो ऑटो या फिर जो भी ट्रक्स के माध्यम से डिलीवरीज होती हैं, इसके कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। और ये प्रदूषण जो है इसको घटाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यहां पर अपनाया जाएगा। तो इस शून्य कैंपेन के माध्यम से टारगेट ये है कि शहरी क्षेत्रों में, अर्बन एरियाज में जो डिलीवरीज होती हैं उनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाए और कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ाई जाए और जीरो पोल्यूशन डिलीवरी हो। तो ये इनका लक्ष्य है कि लास्ट माइल डिलीवरी, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई सामान मुंबई से दिल्ली भेजना है तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में नहीं जाएगा, वो नॉर्मल ट्रक या ट्रेन या फ्लाइट जैसे भी जाता है वैसे जाएगा। लास्ट माइल डिलीवरी यानी कि जो आखिरी सेंटर है, कुरियर ऑफिस है या फिर जो डिपोज हैं, वेयर हाउसेज हैं, वहां से आपके घर तक जो सामान पहुंचता है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के माध्यम से जाए। देखिए, अर्बन फ्रेट व्हीकल यानी कि शहरी क्षेत्रों में जो ट्रांसपोर्ट वाले व्हीकल्स हैं, जो ना केवल घर पे डिलीवरी करते हैं बल्कि बाजारों में, दुकानों तक सामान पहुंचाते हैं, वो टोटल ट्रांसपोर्टेशन संबंधित कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस का 10% है भारत में। और जिस रफ्तार से डिलीवरीज बढ़ रही है उस रफ्तार से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें 114% वृद्धि हो जाएगी, यानी कि डबल से भी ज्यादा बढ़ जाएगा ये 2030 तक। तो इसीलिए इस तरह के एमिशंस को, डिलीवरी वाले ट्रांसपोर्ट एमिशंस को घटाने की आवश्यकता है और ये शून्य प्रोजेक्ट इसीलिए स्टार्ट किया गया। शून्य प्रोग्राम, नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, ये दोनों नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, which has become the first country in the world to officially adopt Bitcoin as a currency? Bitcoin को आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? बहुत ही सिंपल सवाल है। ऑस्ट्रेलिया, एल साल्वाडोर, कनाडा, मैक्सिको। आंसर है इसका मध्य अमेरिकी देश अल साल्वाडोर। तो वैसे कॉन्टिनेंट क्या है इसका एल साल्वाडोर का? नॉर्थ अमेरिका, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में ये मैक्सिको के नीचे आता है तो उन देशों को सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज कहा जाता है। तो मध्य अमेरिकी देश या लैटिन अमेरिकी देश भी कहते हैं इनको, क्योंकि ये सभी स्पेनिश भाषा बोलते हैं। तो अल साल्वाडोर, बेलीज, ये सारे देश जो है लैटिन अमेरिका कहा जाता है इन्हें। अल साल्वाडोर दुनिया का पहला देश बन गया जिसने कहा कि हम बिटकॉइन को ऑफिशियल करेंसी के रूप में एक्सेप्ट करेंगे। हालांकि इसको लेकर अभी भी बहुत परेशानियां हैं। स्टार्ट कर दिया है उन्होंने, लेकिन ये कितना सक्सेसफुल होगा 6 महीने 1 साल बाद ही हमें पता चलेगा। यहां की सरकार, एल साल्वाडोर की सरकार ये कहती है कि ये $400 मिलियन बचा देंगे
अगर बिटकॉइन को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया तो। इंडियाज लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नरी वॉज इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी फर्नरी फर्नशाला का उद्घाटन किया गया? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्न क्या होते हैं, वो अभी बता दूंगा। ऑप्शन है आपके सामने देहरादून, ऋषिकेश, रानीखेत, नैनीताल। आंसर है इसका रानीखेत। रानीखेत या फिर अल्मोड़ा भी लिख लेना, हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में अल्मोड़ा भी लिखा हुआ है, बात एक ही है। रानीखेत जो है वो डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में आता है, तो रानीखेत अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया था सितंबर में। अब फर्न क्या होते हैं? देखो, फर्न वो पौधे हैं जिनमें ना तो कोई बीज होता है और ना ही कोई फूल होता है, और फूल नहीं होगा तो फ्रूट भी नहीं होगा, तो ना ही इनके अंदर कोई फल लगेगा, ना कोई इनमें ना आपको कोई फूल खिलता हुआ नजर आएगा, ना ही इनके बीज होते हैं। ये स्पोर के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, तो ये फर्न होते हैं, छोटे पौधे होते हैं। इस तरह के पौधे जो आपको यहां दिख रहे हैं तो ये कहलाते हैं फर्न्स, ठीक है। तो ये बड़े प्लांट जो होते हैं ना, इस तरह के जिनके अंदर फ्लावर, फ्रूट होता है, सीड होता है, उससे ये थोड़े से अलग होते हैं। उत्तराखंड के रानीखेत में जो ये फर्नरी है, ये ओपन एयर है। इसका मतलब कि ये कोई ग्रीन हाउस वगैरह नहीं है, खुले में इसको स्थापित किया गया है। और ये कैसे स्थापित किया गया? जो फंड्स हैं वो सेंटर का कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन स्कीम, जो कैंपा स्कीम होती है, उसमें कैंपा फंड्स होते हैं, उसके माध्यम से इसको स्थापित किया गया है उत्तराखंड वन विभाग के द्वारा। यहां पर 120 प्रजातियों के फर्न पौधे हैं, और इससे ज्यादा फर्न पौधे भारत में केवल तिरुवनंतपुरम के जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटानिकल गार्डन में देखने को मिलते हैं। और ये वाली जो फर्नरी है ये 1800 मीटर की ऊंचाई पर है, काफी अच्छा पहाड़ी एरिया है, शेडेड एरिया है। फर्न्स जनरली शेड में ही उगते हैं, बड़े पेड़ों के नीचे आपको फर्न्स देखने को मिलेंगे, ओके। और फर्न्स की ऑर्नामेंटल वैल्यू बहुत होती है, यानी कि आप कई जगह बगीचों में जाओगे तो उनको ऐसे दिखावट में अच्छे लगते हैं ना वो, तो इसलिए ऑर्नामेंटल वैल्यू उनकी काफी हाई होती है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2021 का महिला एकल का खिताब जीता है? यूएस ओपन टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम में साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है, और इस बार के यूएस ओपन के फाइनल्स में एक बहुत अनोखी बात थी। 2 महिलाएं जो फाइनल खेल रही थी, दोनों ही टीनेजर्स थी, एक 18 साल की, एक 19 साल की। आपको मुझे बताना है कि किसने जीता। ऑप्शंस हैं एमा रादुकानु, सोफिया केनिन, पेट्रा क्वितोवा और लैला फर्नांडिस। देखिए, इसका सही आंसर है एमा रादुकानु। तो ये केवल 18 साल की हैं और इन्होंने हराया लैला फर्नांडिस को जो 19 साल की हैं। एमा रादुकानु है यूके की और लैला फर्नांडिस हैं कनाडा की, कनाडा देश को ये बिलोंग करती हैं। तो 18 साल की एमा रादुकानु ने फाइनल में लैला फर्नांडिस को हरा दिया, और ये ब्रिटेन की हैं, और ब्रिटेन 44 सालों में कोई भी मेजर खिताब नहीं जीता है। किसी ब्रिटिश महिला ने 44 ईयर्स में मेजर टूर्नामेंट नहीं जीता है। सो शी बिकम्स द फर्स्ट ब्रिटिश वुमन टू विन अ मेजर इन 44 ईयर्स। अगर पुरुषों के एकल की हम बात करें तो दानिल मेदवेदेव ने बहुत ही जबरदस्त फाइनल में नोवाक जोकोविच को हरा दिया था। तो नोवाक जोकोविच जो है ये हार गए, और दानिल मेदवेदेव जो रशिया के हैं इन्होंने हरा दिया था, ठीक है। आपको मुझे कमेंट में ये बताना है कि नोवाक जोकोविच किस देश के हैं। तो आप लोगों के लिए पहला सवाल है, 1-2 सवाल मैं भी आपसे डेली पूछूंगा। नोवाक जोकोविच किस देश के हैं, आपको ये मुझे बताना है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किन 2 देशों ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया है? ऑस्ट्रेलिया डेनमार्क, जापान दक्षिण कोरिया, यूएसए भारत, या फ्रांस और कनाडा? तो इसका आंसर है, सिंपल सा आंसर है, यूएस और भारत। यूएस और भारत जो हैं इन्होंने क्लाइमेट एक्शन फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग CAFMD की शुरुआत करी है। तो इसके ऊपर बातचीत हुई थी, अप्रैल 2021 में फाइनलाइज किया गया था, जब हमारे प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति की मीटिंग हुई थी। ऑनलाइन मीटिंग थी, रियल मीटिंग मतलब इन पर्सन मीटिंग नहीं थी। क्लाइमेट चेंज से संबंधित ये है। तो एजेंडा किसका था ये देखिए, इंडिया यूएस क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप लॉन्च करी गई थी। तो भारत और अमेरिका क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर पार्टनर कर रहे हैं, और उसी के चलते ये डायलॉग, ये बातचीत, ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, नॉट प्रोजेक्ट, इट्स अ प्रोग्राम। सो दिस वॉज प्रेसीडेड बाय अ बायलैटरल मीट, और इस पे बातचीत हुई क्लाइमेट इश्यूज पे, COP26, क्लाइमेट एम्बिशन, क्लाइमेट फाइनेंस और ग्लोबल इनिशिएटिव्स जैसे कि ISA, भारत का इंपॉर्टेंट है ISA। इससे संबंधित जो भी न्यूज़ आती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, ध्यान में रखना। तो कुल मिलाकर क्लाइमेट चेंज से संबंधित आप नाम याद रख लो, आपका काम हो जाएगा, बाकी सब याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग, नाम याद रखना जरूरी है, देश अमेरिका और भारत। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द ऑथर ऑफ बुक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया? बुक्स और उनके ऑथर काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जामिनर्स के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं और बहुत सिंपल होते हैं, इनको कभी गलत मत करना, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, पीयूष गोयल, मेजर गौरव आर्या, जनरल बिपिन रावत या सुब्रमण्यम स्वामी? सुब्रमण्यम स्वामी की ये किताब है।
और इस किताब में उन्होंने भारत में जो इम्पोर्टेंट आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उसको उससे संबंधित भी इसमें लिखा गया है। और ये थोड़ा न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि कंधार कांड जो हुआ था ना, कंधार में भारत का एक प्लेन हाईजैक करा के ले जाया गया था। इस पर मैंने एक डिटेल लेक्चर बना रखा है, पाथफाइंडर पर सर्च करके देख लेना अगर पूरी कहानी जाननी है तो। उस कंधार हाईजैक को इन्होंने कहा है कि ये भारत की सबसे बड़ी हार थी आतंकवाद के सामने। ओके, और किताब का नाम याद रखना, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म बाय सुब्रमण्यन स्वामी। क्वेश्चन नंबर 15, which Formula 1 driver has won the title of Italian Grand Prix 2021? तो इटालियन ग्रांड प्री किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन, डैनियल रिकार्डो, मैक्स वर्स्टापेन, वाल्टेरी बॉटस। तो ये जीती है डैनियल रिकार्डो ने। अब आप सोच रहे होंगे कि हैमिल्टन जीतते हैं ज़्यादातर, आपने फार्मूला 1 का नाम सुना होगा तो यही नाम ज़्यादा सुनने में आता है क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन है, वो कई बार रह चुके हैं। लेकिन इस बार इटालियन ग्रांड प्री में काफ़ी एक नया चेहरा देखने को मिला। तो डैनियल रिकार्डो कई सालों बाद कोई रेस जीते हैं। एक चीज़ और याद रखना कि इटालियन ग्रांड प्री कहाँ पर होती है, वो मोन्जा में होती है, ठीक है। मोन्जा नाम का जो सर्किट है, जगह का नाम है मोन्जा, वहाँ पर ये रेस होती है। कभी पूछ सकते हैं तो ध्यान में रख लेना। वैसे अगर F1 से सवाल आया तो चैंपियन का आएगा, ओवरऑल चैंपियन कौन है। तो अब देखो 2021 की जो रेसेस हैं वो अभी पूरी हुई नहीं है, तो फाइनल चैंपियन हम नहीं बता सकते। लेकिन मान के चलो कि लुइस हैमिल्टन या मैक्स वर्स्टापेन में से कोई एक चैंपियन बनेगा, क्योंकि दोनों लगभग बराबर ही हैं। इनके शायद 246 पॉइंट समथिंग है और इनके 245 पॉइंट्स हैं। तो अभी 15 रेसेस हुई हैं सीजन की, अभी 7 रेस और बाकी हैं। तो जब सीजन पूरा होने वाला होगा नवंबर के करंट अफेयर्स तक, आपको मैं बता दूंगा कि कौन 2021 का चैंपियन है। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए आज ये है कि 2020 का फॉर्मूला 1 चैंपियन कौन है, मुझे आप कमेंट में बताएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, विच अमंग द फॉलोइंग IIT institutions has developed the world's first plant based smart air purifier smart biofilter? निम्नलिखित में से किस IIT ने दुनिया का पहला प्लांट आधारित, पौधों पर आधारित स्मार्ट एयर प्योरीफायर जिसका नाम है स्मार्ट बायोफिल्टर, ये विकसित किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं IIT गुवाहाटी, रोपड़, लखनऊ या रुड़की। तो इसका आंसर है रोपड़। लेकिन ध्यान में रखना कि यहाँ पर केवल रोपड़ ही नहीं बल्कि इसमें IIT कानपुर भी शामिल है। तो IIT रोपड़ और कानपुर, इन दोनों के जो IIT से संबंधित एक कंपनी है। एक्चुअली क्या होता है कि इंक्यूबेटर्स होते हैं, तो IITs जो हैं वो कंपनीज को सपोर्ट करते हैं, उनको इनिशियल फंडिंग देते हैं, टेक्निकल हेल्प देते हैं। तो इसी IIT रोपड़ के से संबंधित एक स्टार्टअप कंपनी ने दुनिया का पहला पौधों पर आधारित, प्लांट आधारित स्मार्ट एयर प्योरीफायर लॉन्च किया है जिसका नाम है यू ब्रीथ लाइफ। तो इसकी वेबसाइट में आपको दिखा देता हूँ, काफी अट्रैक्टिव वेबसाइट लगी मुझे। यू ब्रीथ इस तरह का इन्होंने बताया कि एक पौधा है और इस पौधे के अंदर इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो बिल्कुल ही अलग है, और इसके बारे में अभी कोई डिटेल मुझे मिली नहीं इनकी वेबसाइट पर भी। अर्बन मुन्नार इफेक्ट इन्होंने कहा है। अब ये पता नहीं मुन्नार क्या है, मेरे ख्याल से केरला में जो वो हिल स्टेशन है, जो क्षेत्र है मुन्नार शहर, उसको ये बताना चाहते हैं कि उसके जैसी ताज़ी हवा आपको मिल जाएगी घर के अंदर, कमरों के अंदर। तो ये इंडोर एयर प्योरीफायर है, ये बात याद रखना कि घर के अंदर ये पौधा लगाओ और इससे हवा आपकी प्योरीफाई हो जाएगी। तो अर्बन मुन्नार इफेक्ट नाम थोड़ा याद रख लेना। और ये टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी बता देंगे तो फिर तो कॉपी कर लेंगे कोई भी इनको, इसीलिए इन्होंने शायद नहीं बताया है। लेकिन जो तरीका इन्होंने यूज किया है उसका नाम याद रखिएगा, फाइटो रेमिडिएशन। फाइटो का मतलब ही होता है पौधों से संबंधित, तो रेमिडिएशन का मतलब है कि कोई चीज को ठीक करना। तो फाइटो रेमिडिएशन प्रोसेस यानी कि पौधे पॉल्यूशन को खींच लेंगे, सोख लेंगे और उसे अपनी जड़ों से आगे फिल्टर आउट कर देंगे। ओके, तो ये स्मार्ट बायो फिल्टर है जो एक इंडोर फिल्टर के रूप में काम करता है। एयर प्यूरिफायर है बेसिकली ये, और मैकेनिकल नहीं है ये। एयर प्यूरिफायर पौधे पर आधारित है, तो ये आपको नाम रखना है। यू ब्रीथ नाम भी याद रखना, यू ब्रीथ कंपनी का नाम पूछा जा सकता है, प्रोडक्ट का नाम पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार सूखा प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ कितनी राशि का भुगतान करेगी? तो ये स्कीम छत्तीसगढ़ स्टेट PCS वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ओवरऑल भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर भुगतान की राशि है 9,000 रुपए प्रति एकड़। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल ने यह घोषणा करी है कि अगर अकाल होता है या किसी भी कारणवश किसानों की फसलें खराब हो जाती है तो 9,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से उन्हें फाइनेंशियल सहायता, पैसे की सहायता करी जाएगी। तो जिन्होंने चावल, कोडो कुटकी यानी कि मिलेट, अरहर उगाया है खरीफ सीजन में, और अगर बारिश ना होने के कारण उनकी फसल खराब हो जाती है तो फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत उनको इतनी सहायता करी जाएगी। Question number 18, who has become the only Indian to be included as the honorary member of International Astronomical Union? तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? जयंत नार्लिकर, वरुण साहनी, निसिम कानेकेरो या दोरजे आंगचुक? तो इसका आंसर है दोरजे आंगचुक। तो लद्दाख के दोरजे आंगचुक जो हैं ये एकमात्र भारतीय हैं जो इस वक्त इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के
सदस्य हैं। तो यहाँ पर मनोनीत किया जाता है, तो इसका इन्हें ऑनरेडी मेंबर बनाया गया है दुनिया के अन्य 20 एक्सपर्ट्स के साथ में। और ये कहाँ पर काम करते हैं, देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के लिए ये काम करते हैं। और फिलहाल जो हनले नाम की जगह पर एक ऑब्जर्वेटरी है भारत की, वहां पर ये काम करते हैं। ही इज एन इंजीनियर इन चार्ज ऑफ द IIA's इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट हनले। तो हनले ऑब्जर्वेटरी है, उसका फोटो डालना मैं भूल गया, आप लोग सर्च करके देखना, बहुत ही शानदार है फोटो उसका। यहाँ पर ये इंजीनियर है। और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में, ये भी आपको याद रखना है। तो ये इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये इंस्टीट्यूट किसके तहत आता है, ये भी याद रखना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स आता है DST यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अधीन। क्वेश्चन नंबर 19, द बुक रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग, रिकनेक्टिंग has compiled the journey of 4th year in office of which among the following personalities। थोड़ा सा आगे कर दिया था स्लाइड, हो सकता है आप लोगों ने देख लिया हो। तो इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जिनके कार्यकाल के चौथे साल की पूरी यात्रा इस किताब में बताई गई है, रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग, रिकनेक्टिंग। तो ऑप्शंस हैं रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति जी, M वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति, अमित शाह गृह मंत्री, नितिन गडकरी, ये किसके मंत्री हैं, परिवहन मंत्री। तो आंसर है इसका M वेंकैया नायडू। M वेंकैया नायडू हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो इनके चौथे साल का कार्यकाल जो है उसमें इन्होंने क्या क्या किया, क्या इंपॉर्टेंट काम हुए, क्रॉनिकल्स जो हैं वो इस किताब के अंदर छापे गए हैं। तो ये अभी हाल ही में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, विच हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन कंट्री टू इनॉक्यूलेट द फर्स्ट डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन टू 100% एलिजिबल पॉपुलेशन। अपनी 100% पात्र आबादी को कोविड वैक्सीन की खुराक, पहली खुराक लगाने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है। इसमें एक और राइटर ऐड कर लो, ऐसा जिला जिसकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है, क्योंकि देखो बहुत छोटे छोटे जिले हैं उनके अंदर ये टारगेट हो गया है, लेकिन 10 लाख से ज्यादा आबादी यानी कि बड़ा जिला कौन सा है, पुणे, लखनऊ, इंदौर या शिमला। तो इसका आंसर है इंदौर। तो मध्य प्रदेश का इंदौर जिला जो है, यहां पर टारगेट था 28 लाख लोग पात्र थे, 100% इन लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 28,07,000 पीपल हैव बीन एडमिनिस्टर्ड एटलीस्ट द फर्स्ट डोज, पहली खुराक उनको लगाई जा चुकी है, ये जानकारी दी। और याद रखना कि ये जो 100% है ये मैं डिस्कस कर रहा हूं 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले डिस्ट्रिक्ट, यानी कि बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में हम देखें तो 100% एलिजिबल पॉपुलेशन को ये टीका लगा चुके हैं। इंडियन नेवी हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फॉर द सप्लाई ऑफ फर्स्ट इंडिजिनस कॉम्प्रिहेंसिव NADS। भारतीय नौसेना ने पहले स्वदेशी रूप से विकसित NADS की आपूर्ति के लिए BEL के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। आपको बताना है कि NADS का फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम, नेवी एंटी डिटेंशन सिस्टम, नेक्स्ट एंटी ड्रोन सिस्टम, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम। थोड़ा सा सिंपल था ये, ऑप्शंस देख के भी आपको बता सकते थे। तो BEL के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है भारत की नेवी ने कि पहला एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च बनाया जाएगा, इंडिया का पहला लोकली मेड एंटी ड्रोन सिस्टम होगा ये, मतलब कि भारत में इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा और इसमें दोनों कैपेबिलिटी होंगी, हार्ड किल और सॉफ्ट किल। हार्ड किल का मतलब है कि अगर कोई ड्रोन आकर नेवी के जहाजों के आसपास या नेवल इंस्टॉलेशंस के पास मंडराता है तो हार्ड किल में उसको पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है, और सॉफ्ट किल का मतलब है कि केवल उसको टेम्परेरी तौर पर डिसेबल कर देना ताकि वो हिल ना पाए, वहीं पर रह जाए। तो ये एंटी ड्रोन सिस्टम जो है ये सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों नाम आप याद रखिएगा, एक में जाम हो जाता है और एक में पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेजर बेस्ड किल सिस्टम होता है, उससे उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के राष्ट्रपति ने किस भारतीय नौसेना हवाई स्टेशन पर आयोजित औपचारिक परेड में इंडियन नेवल एविएशन को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया है। तो प्रेसिडेंट्स कलर एक सम्मान होता है, प्रेसिडेंट कलर दिए जाते हैं किसी भी स्क्वाड्रन को या किसी यूनिट को, नौसेना, आर्मी या फिर वायुसेना में। तो अभी अभी एक सेरेमनी हुई थी, आपको बताना है कि वो कहां पर हुई थी। INS पारुंडू, INS हंसा, INS डेगा या INS तानाजी। तो यहां पर ऑप्शन आपको देखो चारों कंफ्यूजिंग लगेंगे, कोई नाम आपने शायद सुना नहीं होगा। तो इसका आंसर है INS हंसा, जो गोवा में स्थित है, डाबोलिम के पास में। तो INS हंसा में ये सेरेमनी हुई थी। यहां पर इंडियन नेवल एविएशन, नेवल एविएशन का क्या मतलब है कि नेवी में भी हवाई जहाज उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, कुछ एयरक्राफ्ट्स भी हैं, उसकी एक अलग यूनिट होती है। तो नेवल एविएशन ये वायुसेना से अलग है, एयरफोर्स नहीं है, ये नेवी की अपनी अलग एयरफोर्स होती है। तो उस यूनिट को इन्होंने प्रेसिडेंट्स कलर दिए हैं, यानी कि प्रेसिडेंट ने सम्मानित किया है, और ये सेरेमनी INS हंसा पर हुई। अब ये क्वेश्चन डालने का मेरा मकसद क्या था कि मैं आपको ये बता सकूं कि इनकी लोकेशन क्या क्या है, क्योंकि कभी आपसे लोकेशन पूछी जा सकती है, काफी इंपॉर्टेंट होती है नेवल स्टेशंस की। तो देखो क्या होता है, जहाजों के नाम भी ऐसे ही होते हैं, INS जैसे कि विक्रांत, INS राजपूत, इस तरह के नाम होते हैं जहाजों के, लेकिन जो जमीन पर नेवी के बेस होते हैं ना, उनका भी नाम ऐसा ही होता है। तो ये INS पारुंडू, हंसा, देगा, तानाजी, ये सारे नेवल इंस्टॉलेशन हैं, यानी कि नेवल बेस हैं।
तो ये नेवल बेस जो है कहाँ कहाँ पर स्थित हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आईएनएस पारांडु है रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु में, रामेश्वरम के पास में, रामेश्वरम वाला डिस्ट्रिक्ट है रामनाथपुरम। आईएनएस हंसा डाबोलिम गोवा। आईएनएस डेगा है विशाखापट्टनम में। आईएनएस तानाजी मुंबई शहर के अंदर ही ट्रॉम्बे के निकट में, ठीक है, मुंबई का थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स आ जाता है, ट्रॉम्बे है उसके पास में आईएनएस तानाजी है। और ये हाँ उन्हीं तानाजी के पीछे नाम दिया गया है, जो मराठा वॉरियर थे तानाजी, उनके नाम पर। प्रेसिडेंट्स कलर होता क्या है, ये एक बहुत अच्छा मिलिट्री ऑनर होता है। जो यूनिट्स मिलिट्री में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है उनको राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाता है प्रेसिडेंट्स कलर देकर। तो भारतीय नेवी जो है, इट इज वन ऑफ द फर्स्ट अमंग द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस टू बी अवॉर्डेड प्रेसिडेंट्स कलर ऑन 27 मई 1951। तो पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नेवी को ये प्रेसिडेंट्स कलर देकर ये परंपरा शुरू करी थी। और इंडियन नेवल एविएशन जो है ये कब बना था, भारत के अंदर नेवी का एक अलग एविएशन यूनिट 1951 से चल रहा है और आईएनएस गरुड़ से इसकी शुरुआत हुई थी। ओके, तो आज का तीसरा सवाल है, अब आईएनएस गरुड़ कहां पर है ये आप मुझे बताओगे। इन चारों का तो मैंने आपको बता दिया, आईएनएस गरुड़ कहां है ये आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, which company has concluded the divestment of its entire stake in 99 megawatt hydropower plant situated at Singoli Bhatwari in Uttarakhand to renew power? वो कौन सी कंपनी है जिसने उत्तराखंड स्थित सिंगोली भटवारी 99 मेगावाट के पन बिजली संयंत्र में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है एक प्राइवेट कंपनी को, ठीक है, एक दूसरी पावर कंपनी को बेच दी है। तो एनएचपीसी, भेल, एनटीपीसी या एलएनटी। तो ऑप्शन देखो आप थोड़ा सा ऑड वन आउट से भी कर सकते हो। ये तीन जो है ये सरकारी उपक्रम है, एलएनटी प्राइवेट कंपनी है, तो आंसर है इसका एलएनटी। तो लार्सन एंड ट्यूब्रो जो कंपनी है उसने ये प्रोजेक्ट बनाया था, ऑपरेट कर रही थी, 99 मेगावाट का पन बिजली योजना है सिंगोली भटवारी। ये कहां पर स्थित है, मंदाकिनी नदी के ऊपर है, मंदाकिनी नदी में है। और जगह कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर, ठीक है, उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी पर ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। ये सिंगोली और भटवारी गांव के नाम है, तो उनके बीच में ये स्थित है। अब यहां पर ये प्रोजेक्ट एलएनटी का था, लेकिन इसमें इन्होंने अपना सारा स्टेक बेच दिया, 99% स्टेक, 100% स्टेक बेच चुके हैं। ये अपना पूरा स्टेक इन्होंने रिन्यू पावर सर्विसेज नाम की एक कंपनी को बेचा है और 1000 करोड़ रुपए की ये सेल हुई है। तो इससे एलएनटी को 1000 करोड़ रुपए मिल गए। क्वेश्चन नंबर 24, पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। अ रूड लाइफ द मेमोआर, ये किसने लिखी है। ऑप्शंस हैं शिव अरूर, वीर संघवी, करण थापर या प्रणय रॉय। तो इसका आंसर है वीर संघवी। वीर संघवी हिंदुस्तान टाइम्स से जुड़े हुए थे बहुत लंबे समय तक और इन्होंने अपने जर्नलिज्म की पूरी कहानी इसमें बताई है। मतलब इनका मेमोआर है, इनकी आत्मकथा है, तो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानियां वगैरह इन्होंने बताई हैं। वीर संघवी अभी भी हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लिखते हैं, समय समय पर इनका कॉलम आता रहता है, लेकिन अब ये मतलब वैसे डेली लिखने वाले जर्नलिस्ट नहीं है। काफ़ी लंबा करियर रहा है इनका, प्रिंट में, टीवी में, टॉक शो होस्ट भी रहे हैं और अभी तो एक कॉलमनिस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 25, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ऑफ जम्मू कश्मीर हैज लॉन्च्ड विच प्रोग्राम फॉर विमेन एसोसिएटेड विद एसएचजी। तो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए कौन सी पहल शुरू करी गई है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा। 7, राही, पथ प्रदर्शक, उड़ान। इसका आंसर है 7। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। 7 ये नाम है, क्योंकि सारे नाम मिलते जुलते ही हैं, इनमें से कुछ भी नाम हो सकता है। तो 7 नाम जो है ये इनिशिएटिव का नाम है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए स्टार्ट किया गया है। तो महिलाओं के जो एसएचजी होते हैं उनको मार्केटिंग में मदद मिले, उसके लिए ये 7 इनिशिएटिव की शुरुआत करी गई है और इसमें 5000 महिलाओं के लिए वर्कशॉप्स आयोजित करी जाएंगी। इनमें से 500 का सिलेक्शन होगा और ट्रेनिंग इन्हें आगे दी जाएगी, 100 को और आगे मेंटोर किया जाएगा। और इससे फायदा क्या होगा कि जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं या फिर जो भी प्रोडक्ट्स ये एसएचजीज बनाते हैं इनको आगे मार्केट किया जा सके, ये लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में 61st सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया गया। तो भारत में बहुत सारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं, तो 61वें का अभी इनॉग्रेशन, उद्घाटन किया गया है। आपको बताना है कहां पर किया है, असम, नागालैंड, सिक्किम या पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर है नागालैंड। नागालैंड के अंदर भी कोहिमा में ये किया गया है। तो राजधानी कोहिमा में भारत के 61st सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया। किसने किया, राजीव चंद्रशेखर। ये क्या है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट एसटीपीआई, ये एरिया वगैरह कोई नहीं पूछता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बस होता क्या है एसटीपीआई, ये जानकारी रख लेना। तो ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, यहाँ पर स्पेशल सुविधाएं दी जाती है अगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कंपनीज आकर यहाँ पर, स्टार्टअप्स आकर यहाँ पर स्थापित होना चाहें तो। क्वेश्चन नंबर 27, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण उत्तराखंड में किस स्थान पर हाल ही में हुआ था। पिथौरागढ़, ऋषिकेश, हल्द्वानी या रानीखेत। तो इसका आंसर है पिथौरागढ़। और आपको ये याद रखना है कि सूर्य किरण क्या है, इंडिया और नेपाल के बीच में एक संयुक्त मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। इसका 15वां संस्करण था और इससे पहले 2019 में जो हुआ था वो नेपाल में हुआ था और 2021 का संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड एनएसआईसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? मनीषा सिंह, नीलिमा पाटीदार, अर्चना भाटिया या अलका नांगिया अरोड़ा? तो इसका आंसर है अलका नांगिया अरोड़ा। ये थोड़ा सा मतलब ब्यूरोक्रेटिक क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी पूछ सकते हैं, ध्यान में रखो। तो अलका नांगिया अरोड़ा जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में थी पहले, अब ये बन गई हैं एनएसआईसी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन, सीएमडी कहते हैं इस पद को, ओके, प्रबंध निदेशक कहते हैं। तो ये नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के बारे में जानकारी रखो, बाकी इसके सीएमडी तो शायद बदल भी सकते हैं जब आप एग्जाम दें तब तक। तो ये करता क्या है? इट प्रमोट्स, एड्स एंड फॉस्टर्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की स्थापना करी गई थी। और ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो एमएसएमई मंत्रालय के अधीन में ये काम करता है। क्वेश्चन नंबर 29, सीधा सा सवाल है, विश्व राइनो दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22, 21, 20 या 23 सितंबर? तो इसका आंसर है 22 सितंबर। 22 सितंबर को राइनोसरस डे मनाते हैं। और इंपॉर्टेंट बात याद रखने के लिए यह है कि अब दुनिया में केवल राइनोसरस की 5 प्रजातियां जीवित बची हैं। ब्लैक राइनोसरस, व्हाइट राइनोसरस, ग्रेट वन हॉर्न, सुमात्रन और जावन, और 5 स्पीशीज हैं। इसीलिए इस साल की जो थीम थी वो ये थी कि कीप द 5 अलाइव, क्योंकि बाकी जितने भी राइनोसरस की स्पीशीज हैं सब विलुप्त हो चुकी हैं, अब ये 5 भी बड़ी मुश्किल से बची हुई हैं। तो इस साल का जो थीम है वो आपको याद रखना है, कीप द 5 अलाइव। इस दिन की शुरुआत करी थी WWF ने 2010 में। 2011 से ये दिवस मनाया जा रहा है। तो राइनो डे होता है 22 सितंबर को। मकसद तो सिंपल है इसका, सबका एक ही मकसद होता है, अवेयरनेस बढ़ाना, कंजर्वेशन के एफर्ट्स को हेल्प करना। क्वेश्चन नंबर 30, असम गवर्नमेंट इज सेटिंग अप अ टी पार्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? असम सरकार किस जिले में एक चाय पार्क की स्थापना कर रही है? बोंगाईगांव, कामरूप, दरांग या माजुली? तो इसका आंसर है कामरूप। देखिए, कामरूप जिला जो है उसमें चाय गांव की स्थापना करी जाएगी। ये असम के मंत्री ने अभी अभी बताया था। किस मंत्री ने बताया हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस इतना याद रखिए कि यहाँ पर होगा क्या। चाय गांव का मतलब क्या है? चाय मिलेगी क्या यहाँ पर? जी नहीं। देखिए, असम में चाय के बागान है बहुत सारे, तो उस इंडस्ट्री को हेल्प करने के लिए यहाँ पर एक रेल एंड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी होगी, कार्गो वेयर हाउस फैसिलिटी दी जाएगी, प्रोसेसिंग फैसिलिटी है, चाय की प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, उसको पैकेज करना पड़ता है बेचने के पहले। तो बेसिकली जो चाय की पत्तियां हैं वो यहाँ पर आए और फिनिश्ड प्रोडक्ट यहाँ से बाहर भेजा जा सकता है। तो बीच के सारे काम इस चाय पार्क में हो जाएंगे। तो जैसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, वैसे ही चाय इंडस्ट्री को हेल्प करने के लिए ये चाय गांव की स्थापना असम सरकार कर रही है। कहां पर? कामरूप जिले में कर रही है। क्वेश्चन 31, हु हैज बिकम इंडियाज 70th एंड लेटेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर? चेस ग्रैंड मास्टर हर साल भारत से कोई ना कोई बनता है और हर साल करंट अफेयर्स का फेवरेट क्वेश्चन है। तो अभी अभी 70th और सबसे नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कृष्णन शशि किरण, परिमार्जन नेगी, हरिका द्रोणवल्ली या राजा ऋत्विक? तो आंसर है इसका राजा ऋत्विक। देखिए, राजा ऋत्विक जो है ये 70th ग्रैंड मास्टर बने हैं और इनके पहले पूना के हर्षित राजा 69th ग्रैंड मास्टर बने थे। ग्रैंड मास्टर होता क्या है और कैसे बना जाता है, इस पर मैंने पाथफाइंडर पर कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाया था। अगर आपको इंटरेस्ट है तो उसको देख लेना कि चेस में ग्रैंड मास्टर की उपाधि कैसे मिलती है, क्योंकि 2-3 महीने पहले 12 साल के अभिमन्यु यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर बने थे, ठीक है, और ये भारतीय मूल के हैं, तो उस समय भी न्यूज में थे। लेकिन भारत से आर राजा ऋत्विक और पूना के हर्षित राजा अभी अभी ग्रैंड मास्टर बने, ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 32, नवीनतम ग्लोबल ट्रेड आउटलुक के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा, इंपोर्टर बन जाएगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा? कौन से साल तक? 2030, 40, 50 या 45? ये है 2050। आंसर इज सी, 2050। तो देखिए, भारत थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर बन जाएगा। और ये रिपोर्ट किसने छापी है? ग्लोबल ट्रेड आउटलुक यूके के डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने, यानी कि यूके के सरकारी विभाग की ये रिपोर्ट है। इसको ग्लोबल ट्रेड आउटलुक इस रिपोर्ट को कहा जाता है। रिपोर्ट्स वगैरह काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम में कई सवाल आते हैं इनसे। तो इसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत जो है 2050 तक तीसरे स्थान पर आ जाएगा। अभी 8वें रैंक पर है, ये भी आपको याद रखना है। अभी 8वें रैंक पर है और दुनिया में जितना इंपोर्ट होता है उसका 2.8% हमारे देश में होता है। तो अभी भारत की रैंक यहाँ पर है 8। 2030 तक हम चले जाएंगे 4th रैंक पर और 2050 में हम पहुंच जाएंगे 3री रैंक पर। और केवल चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स हमसे आगे रहेंगे और उस समय तक भारत दुनिया का लगभग 6% ग्लोबल इंपोर्ट कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर प्रदेश सरकार किस स्थान के पास में एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क विकसित करेगी? नोएडा, वाराणसी, आगरा या लखनऊ? तो देखो, इस तरह के डेवलपमेंट ज्यादातर नोएडा के आसपास होते हैं, तो इसका आंसर है नोएडा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना करी जाएगी यमुना एक्सप्रेसवे के निकट।
और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और एक्सेसरीज जो हैं उनकी कंपनीज आकर यहाँ पर अपना स्थापना कर सकती हैं। और इस पार्क में उम्मीद कर रही है सरकार की 50,000 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट आएगा, लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। ये सब तो जेनरिक पॉइंट्स हैं, आपको याद होने ही चाहिए, मतलब याद करने लायक कुछ है नहीं यहाँ पर। तो आप बस जगह का नाम याद रखो कि एक तो नोएडा इलेक्ट्रॉनिक पार्क है। क्या होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एसेसरीज जैसे कि मोबाइल टीवी इनकी एसेसरीज, इन सब की कंपनीज यहाँ पर आकर स्थापित हो सकती हैं, उसके लिए स्पेशल फैसिलिटीज दी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 34, किस राज्य में स्थित एनएचपीसी के 510 मेगावाट तीस्ता 5 पावर स्टेशन को इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन द्वारा प्रतिष्ठित ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बहुत सारे फैक्ट हैं यहाँ पर, इट्स अ लॉट टू डाइजेस्ट। पहले एक बार ऑप्शंस देख लो, असम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। यहाँ पर ऑप्शंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है और ये अवार्ड क्या है ये थोड़ा सा ध्यान में रखो। देखो तीस्ता नदी पर ये प्रोजेक्ट है, इतना तो आप समझ ही गए होगे। तीस्ता 5 यानी कि तीस्ता 5 पावर प्रोजेक्ट। तो तीस्ता नदी कहां से निकलती है? सिक्किम से, और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। तो असम, उत्तराखंड, अरुणाचल ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। आंसर है इसका डी, सिक्किम। याद रखना तीस्ता नदी का उद्गम होता है सिक्किम में, वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में ये जाकर मिल जाती है। लगभग 450 किलोमीटर कुछ इसकी लेंथ है, और इसमें भारत में काफी इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। तो इन्हीं प्रोजेक्ट्स में से एक तीस्ता 5 पावर स्टेशन को एक अवार्ड मिला है, ब्लू प्लैनेट प्राइज। और ये अवार्ड कौन देता है? इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन। ये लंदन बेस्ड एक संस्थान है, नॉन प्रॉफिट है, 120 देशों के अंदर ये ऑपरेट करता है। बेसिकली ये देखते हैं कि कौन सा डैम, कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहा है, ज़्यादा एनवायरमेंटल इम्प्रिंट नहीं है उसका, ज़्यादा एमिशंस नहीं है। बेसिकली एमिशन तो होते नहीं है वैसे हाइड्रो पावर में, लेकिन उसको जब वो डैम बनता है, ऑपरेट करता है, तो थोड़ा बहुत एमिशन उसका होता है। ओके, बिजली बनने में कोई एमिशन नहीं होगा, लेकिन उस प्लांट को ऑपरेट करने में कुछ ना कुछ उसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट आता है। तो उसको ये लोग देखते हैं कि किसका सबसे वो कम है, और उसके बेसिस पर ये ब्लू प्लैनेट प्राइज दिया जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बहुत अच्छी एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, गवर्नेंस अच्छी है, सब कुछ अगर बढ़िया है तो फिर ये अवार्ड दे दिया जाता है एनवायरमेंटल, सोशल, टेक्निकल और गवर्नेंस क्राइटेरिया को देखकर। आपको 2-3 चीजें जो याद रखनी है वो बस इतना कि ब्लू प्लैनेट प्राइज कौन देता है, IHA संगठन का नाम याद रखना, इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन, और तीस्ता 5 प्रोजेक्ट का नाम है। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को कितने वर्ष पूरे हुए? 3, 4, 5, 2। बहुत ही सिंपल सवाल है। 2018 में ये योजना लागू हुई थी, लॉन्च हुई थी, तो ये 3 साल हो चुके हैं इसको। आंसर इज A, 3। आयुष्मान भारत PMJ ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम है। 3 साल इसको पूरे हो चुके हैं, और 3 साल पूरे होने पर आरोग्य मंथन 3.0 एक इवेंट रखा गया था, और जब से इसका लॉन्च हुआ है तब से काफी सक्सेसफुल रही है, और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम ये बन चुकी है, जिसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर राज्य में भी यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज स्टार्ट हो गया दिसंबर 2020 से। तो ये लेटेस्ट यूनियन टेरिटरी है जो इस प्रोग्राम में शामिल हुई है। क्वेश्चन नंबर 36, नैस्डैक पर सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी कौन सी बन गई है? एम्फेसिस, इंडिया NIC, 7H या फ्रेशवर्क्स? देखो नैस्डैक क्या है पहले तो ये समझ लो। नैस्डैक न्यूयॉर्क स्थित एक स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज नहीं है। NYSE अलग है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एक अलग स्टॉक एक्सचेंज है, और नैस्डैक एक अलग है। जैसे आपको पता है ना कि भारत में भी बॉम्बे में, मुंबई में एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और दूसरा NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो वैसे ही न्यूयॉर्क में भी 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक। तो NYSE के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है अमेरिका का। तो यहां पर पहली भारतीय सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी कौन सी है? इसका आंसर है फ्रेशवर्क्स। तो देखो भारत की बहुत सारी कंपनियां नैस्डैक पर लिस्टेड हैं। सबसे पहली कौन सी थी? इन्फोसिस, और अभी उसके बाद तो बहुत सारी कंपनियां हो चुकी है, लेकिन फ्रेशवर्क्स सबसे लेटेस्ट है। फ्रेशवर्क्स क्या है? सॉफ्टवेयर बनाती है। तो इसका अभी IPO आया था, $1 बिलियन IPO आया है फ्रेशवर्क्स का, और ये पहली सॉफ्टवेयर मेकर है जो इस लिस्ट नैस्डैक पर लिस्ट हुई है। $1 बिलियन इन्होंने वहां पर अभी रेज किया, टोटल $10 बिलियन की इनकी मार्केट कैप हो गई है। और पहले ये कंपनी देखो चेन्नई में स्थापित हुई थी, लेकिन बाद में अब ये मूव कर गई है कैलिफोर्निया में, लेकिन इसकी स्थापना चेन्नई में हुई थी। तो मैं मानता हूं कि इसको आप ट्रूली इंडियन शायद नहीं कह सकते अब, लेकिन फ्रेशवर्क्स याद रख लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नैस्डैक पर कौन कौन सी भारतीय कंपनियां हैं? इन्फोसिस है, विप्रो है, WNS, डॉक्टर रेड्डी, HDFC बैंक, ये सभी हैं। इन्फोसिस पहली कंपनी थी, ये याद रखना। इन्फोसिस वाज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू गो ऑन नैस्डैक, लिस्ट ऑन नैस्डैक इन 1999। क्वेश्चन नंबर 37, नागरिक उड्डयन के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग जैन, राजीव बंसल, के संजय मूर्ति, अनुराधा प्रसाद। वो बंसल के अंदर यहाँ पर ये ल होना चाहिए था, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। तो आंसर क्या है? आंसर यही है, राजीव बंसल। ये थोड़ा ब्यूरोक्रेटिक क्वेश्चन है, चलो बना तो दिया मैंने, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये क्वेश्चन आएगा।
इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि ये बदलते रहते हैं। तो इसीलिए अगर आप अभी एग्जाम देने जा रहे हो अगले 1 महीने में, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत रेलेवेंट है अगर कोई भी आपका एग्जाम है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, राजीव बंसल, ठीक है, ये नए सेक्रेटरी हैं। बहुत सारे नए सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं, आप चाहो तो इनको पॉज करके यहाँ पर देख लेना या पीडीएफ डाउनलोड करके देख लेना। सभी के बारे में बताकर अभी मतलब कोई इतना मीनिंग मुझे लगता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाते हैं। दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त युद्धवीर सिंह डडवाल, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, किस राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश या राजस्थान? तो देखिए इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर थे, टॉप कॉप कहा जाता था इन्हें, YS डडवाल। तो ये पहले दिल्ली के कमिश्नर थे। 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उस समय ये कमिश्नर हुआ करते थे। बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था ना, उस समय इनका काफी नाम आया था न्यूज में, तब ये कमिश्नर हुआ करते थे। और बाद में रिटायरमेंट के बाद इन्हें अरुणाचल का गवर्नर बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा। ही इज एन IPS ऑफ द 1974 बैच, ठीक है। और ये सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स SSB के भी डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। तो इसके भी DG रह चुके हैं, पहले दिल्ली पुलिस चीफ, उसके बाद DG SSB और फिर गवर्नर अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 39, पुस्तक और उसके लेखक बताइए। 400 डेज, विक्रम सेठ, चेतन भगत, शशि थरूर या अमीश त्रिपाठी? सभी फेमस ऑथर्स हैं, लेकिन ये किताब आ रही है चेतन भगत की। तो चेतन भगत की किताब है 400 दिन, अभी रिलीज नहीं हुई है, आई थिंक आने वाली है कुछ ही दिनों के अंदर, प्री ऑर्डर इसका चल रहा है। और चेतन भगत के अनुसार यहाँ पर इन्होंने नई थीम्स इस बार एक्सप्लोर करी हैं, पता नहीं क्या एक्सप्लोर करेंगे ये। अच्छा, एक और सवाल आप लोगों के लिए, चेतन भगत की पहली किताब कौन सी थी, उसका नाम मुझे बताओ। बहुत सिंपल सवाल है और इतना एग्जाम रिलेवेंट नहीं है, लेकिन बस देख लेता हूं कि कितने लोगों को पता है। तो चेतन भगत की पहली किताब का नाम बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 40, दोहा में आयोजित IBSF 6 रेड स्नूकर विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत के नन अदर देन पंकज अडवाणी है। तो पंकज अडवाणी ने बाबर मसीह, जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं, इनको हराया वहां पर, ठीक है। तो पंकज अडवाणी जो है ये मल्टीपल वर्ल्ड चैंपियन भी हैं। तो इंडियन क्यूइस्ट हैं ये। क्यूइस्ट क्या होता है पता है ना? ये वाला स्पोर्ट जो होता है इसको क्यूइस्ट कहते हैं, जो इसको खेलता है इसको क्यूइस्ट कहा जाता है। तो IBSF 6 रेड स्नूकर वर्ल्ड कप इन्होंने जीता और पाकिस्तान के बाबर मसीह को फाइनल में हराया। इसके अलावा इन्होंने हाल ही में एशियन स्नूकर चैंपियनशिप भी जीती थी। तो एशियन स्नूकर चैंपियनशिप और IBSF स्नूकर वर्ल्ड कप दोहा में, तो ये 2 टूर्नामेंट के नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा 2021 में चेंज मेकर अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शंस हैं फिरोज फैजा बीथर, बोनीता शर्मा, पायल जांगेड़ या सेनजुती साहा। इसका आंसर है फेरूज फैजा बीथर। तो ये बांग्लादेश की फेरूज फैजा बीथर जो हैं, ये एक मेंटल हेल्थ के लिए इनिशिएटिव चलाती हैं और इसके लिए इनको ग्लोबल चेंज मेकर का ये अवार्ड दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। तो ये क्या करती हैं, ये मोनर स्कूल चलाती हैं। मोनर स्कूल क्या है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में काम करता है। तो मेंटल हेल्थ के लिए लोगों को ट्रेन किया जाता है ताकि वो आगे चलकर लोगों को बात कर सकें, मेंटल हेल्थ इश्यूज जिनको हैं उनको उनकी मदद कर सकें। सो इट वर्क्स विद यूथ टू एजुकेट देम अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, ट्रेनिंग, वर्कशॉप एटसेट्रा। और मेंटल हेल्थ जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी एक हिस्सा है और इसी के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें ये अवार्ड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 42, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस 2011, अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2021 का थीम क्या है? तो देखिए इसका थीम है वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। तो वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स ये थीम है इसकी, इस साल की इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस 2021। 23 सितंबर को मनाया जाता है ये, और इसका हर साल एक थीम होता है। तो इस साल का थीम है वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। 23 सितंबर को एक और इंपॉर्टेंट दिन होता है, याद रख लेना, हैफा डे। हाइफा डे होता है। हाइफा की लड़ाई हुई थी प्रथम विश्व युद्ध में, जिसमें भारत के कई सैनिक शामिल हुए थे और इन्होंने ऑटोमन्स की आर्मी को हराया था, जो कि ब्रिटेन के सामने लड़ रहे थे, और बहुत शानदार लड़ाई जीती थी। और इसी दिन को याद करते हुए, कमेमोरेट करते हुए हाइफा दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को। पहला इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज अभी 3 साल पहले 2018 में मनाना शुरू किया गया था। और इसको क्यों तारीख को चुना गया? क्योंकि इसी दिन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ, इसकी स्थापना हुई थी 1951 में, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ। क्वेश्चन नंबर 43, 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा मंत्रियों की बैठक का विषय क्या था? थीम ऑफ 15th ईस्ट एशिया समिट एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग। तो एक बात तो देखो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हो गई है कि लोकेशंस 2020 और 21 की बहुत सारी पूछेगी नहीं जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर मीटिंग्स ऑनलाइन हो रही हैं, ठीक है। तो ये समिट कहाँ हुई? ऑनलाइन हुई। एक तो आपका टेंशन खत्म।
अब थीम जहां तक है तो थीम याद करनी पड़ेगी, मैं उसमें मदद नहीं कर सकता। तो इसकी थीम थी वी केयर वी प्रिपेयर वी प्रॉस्पर, ऐसी थीम रख देते हैं, मतलब मेरे को तो कुछ समझ में आया नहीं। चलो कोई बात नहीं, हमारा काम है करंट अफेयर्स याद करना, हम कर लेंगे। तो आप तो ये याद रखो कि भारत के ऊर्जा मंत्री कौन है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं श्री कृष्णपाल गुर्जर, इन्होंने ये मीटिंग अटेंड करी थी भारत की तरफ से। और ईस्ट एशिया समिट क्या है, आसियान प्लस जो एडिशनल देश हैं जैसे कि भारत एटसेट्रा, जापान, ये सब शामिल हैं, इनको मिलाकर ईस्ट एशिया समिट होती है। तो इस ईस्ट एशिया के अंदर समिट में भी एनर्जी मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी उसका ये थीम आपको यहाँ पर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, इसरो इज वर्किंग ऑन टेक्नोलॉजीज दैट विल एनेबल विच टाइप ऑफ लॉन्च व्हीकल्स टू लैंड वर्टिकली। वर्टिकल लैंडिंग का क्या मतलब है, देखो प्रक्षेपण जब होता है तब तो वो ऐसे ही होता है, लेकिन जब ये लॉन्च व्हीकल्स जब टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो ये आकर सीधे समुद्र में गिर जाते हैं। लेकिन अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है जिसके माध्यम से ये जो लॉन्च व्हीकल्स हैं, प्रक्षेपण यान है, ये आकर नॉर्मली वर्टिकली धरती पर ऐसे लैंड कर जाएंगे ताकि इनका फिर से इस्तेमाल किया जा सके। तो उसके लिए इसरो कौन से वाले अपने प्रक्षेपण यान पर काम कर रहा है? आपके ऑप्शन है PSLV C-44, GSLV Mark 3, GSLV F-10 या PSLV C-49। आंसर है इसका GSLV Mark 3। तो GSLV Mark 3 जो है ये वर्टिकली लैंड होगा, तो इससे इसका फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। और इलॉन मस्क की कंपनी SpaceX भी यही कर रही है, वो भी वर्टिकली लैंड करवाने की कोशिश कर रही है लॉन्च व्हीकल्स को, ताकि उससे पैसा बहुत बच जाएगा, मल्टीपल टाइम्स यूज किया जा सकता है एक ही लॉन्च व्हीकल को, बहुत पैसा बचेगा, स्पेस प्रोग्राम काफी एडवांस हो सकता है इससे। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में वाणिज्य विभाग ने कब से कब तक वाणिज्य सप्ताह मनाया? तो वाणिज्य सप्ताह इन्होंने मनाया 20 से 26 सितंबर तक। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ट्रेड एंड कॉमर्स वीक मनाया इसने 20 to 26 सितंबर। और ये कहां पर इनॉग्रेट किया गया? वाणिज्य उत्सव के दौरान इनॉग्रेट किया गया। वाणिज्य उत्सव हुआ कोलकाता में। किसने ऑर्गेनाइज किया? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, किसके अधीन आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, याद रखना पड़ेगा। वाणिज्य उत्सव का लक्ष्य क्या है कि हर जिले को एक एक्सपोर्ट हब बनाया जाए, तो हर जिले से एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो और उसका निर्यात कैसे किया जा सकता है उस पर काम करने के लिए ये इसका मकसद है। क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रपति कोविंद जी ने हाल ही में 42 लोगों को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। और ये NSS वाले जो अवार्ड्स हैं ये 2019-20 के लिए दिए गए। अब आपको बताना है कि NSS की स्थापना कब हुई थी। तो NSS की स्थापना का वर्ष है 1969। 1969 में राष्ट्रीय सेवा योजना NSS की स्थापना करी गई। लक्ष्य क्या है कि सोशल कामों के लिए छात्र काम करें, स्टूडेंट्स काम करें, ये इस स्कीम का लक्ष्य होता है। और इसके लिए जो बेस्ट काम करता है उसको राष्ट्रपति द्वारा अवार्ड दिए जाते हैं। तो इस बार तो वर्चुअली अवार्ड दिए गए थे। तो NSS के बारे में बस इतना सा याद रख लेना कि 1969 में इसकी स्थापना हुई। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, मेन लक्ष्य इसका क्या है कि छात्रों की पर्सनैलिटी डेवलप हो, उनका कैरेक्टर डेवलप हो। कैसे डेवलप होगा? समाज सेवा, कम्युनिटी सर्विस करके, वॉलंटरी कम्युनिटी सर्विस करके। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग कॉलेज या स्कूल में NSS से जुड़े हुए हों। NSS का लक्ष्य क्या है? नॉट मी बट यू, स्वयं से पहले आप, ये इनका लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के किन 2 समुद्र बीचों को हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टार मार्क 2, 3 जितने स्टार मार्क करने हैं कर लेना। तो कोवलम और ईडन बीच इसका आंसर है। और जितने भी बीच यहां पर ये मेंशन्ड है ये सभी ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड हैं। लेकिन रिसेंटली सितंबर 2021 में कोवलम और ईडन बीच को ये सर्टिफिकेशन मिला है। तो पहले भारत में 8 ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस थे, अब 10 हो चुके हैं। कोवलम है केरला में और ईडन बीच है पुडुचेरी में। ये ब्लू फ्लैग क्या होता है? देखो, ब्लू फ्लैग एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है। अगर बीच में सब कुछ अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटीज हैं, तो एक लेबल दिया जाता है। किसके द्वारा? एक संस्थान है डेनमार्क का, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, FEE। तो इसने ये सर्टिफिकेट देता है। और ब्लू फ्लैग का मतलब है कि 100% कंप्लायंस है, बेस्ट प्रैक्टिसेस वहां पर चल रही हैं। आपको याद क्या करना है कि भारत में ब्लू फ्लैग बीचेस कौन से हैं। इनमें ऑप्शन में आपको कंफ्यूज किया जाएगा। तो शिवराजपुर गुजरात, घोघला दीव, कासरगोड बीच कर्नाटका, पाडुबिद्री कर्नाटका, कप्पड़ केरला, अब केरला में कोवलम भी हो चुका है, राधानगर बीच अंडमान निकोबार, गोल्डन बीच ओडिशा, ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश और ईडन बीच पुडुचेरी, ये सभी ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 48, बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक के लिए आधिकारिक स्लोगन कौन सा चुना गया है? तो आधिकारिक स्लोगन है टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, साझा भविष्य के लिए एक साथ, ये इनका स्लोगन है। याद रखने वाली काम की चीज ये है कि बीजिंग में 2022 के विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं।
मोटो इसका याद रखना है आपको। और बीजिंग पहला शहर बन जाएगा दुनिया का जहां पर समर ओलंपिक्स भी हो चुके हैं 2008 में, और अब विंटर ओलंपिक्स भी हो जाएंगे 2022 में। फरवरी 2022 में ये विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं। तो इट इज द फर्स्ट सिटी टू होस्ट बोथ समर एंड विंटर ओलंपिक्स। क्वेश्चन नंबर 49, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने सतत विकास लक्ष्य एसडीजी एडवोकेट के रूप में भारत से हाल ही में किस व्यक्ति को नियुक्त किया है? जादव पायोंग, डॉक्टर हर्षवर्धन, कैलाश सत्यार्थी या चंडी प्रसाद भट्ट? तो यहां पर आंसर है कैलाश सत्यार्थी। भारत के नोबेल विनर, नोबेल पीस लॉरिएट कैलाश सत्यार्थी को एसडीजी गोल्स एडवोकेट हाल ही में चुना गया है। और भी बहुत सारे लोगों को चुना गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों से। तो एक के पॉप बैंड भी था ब्लैक पिंक, ये भी नाम याद रख सको तो रख लेना। माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ भी हैं। भारत से पूछा जाएगा, देखो हमारे को तो ये याद रखना है, कैलाश सत्यार्थी भारत के हैं। आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य FIH पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 की मेजबानी करेगा? यानी कि जूनियर वर्ल्ड हॉकी मेंस हॉकी टूर्नामेंट कहाँ होने वाला है 2021 में? आंसर है इसका ओडिशा। तो देखो ओडिशा के अंदर ये टूर्नामेंट होने वाला है भुवनेश्वर में। और इससे पहले भी एक बात याद रख लेना कि उत्तर प्रदेश में ये हुआ था 2016 में। तो 2016 का टूर्नामेंट हुआ था उत्तर प्रदेश लखनऊ में हुआ था 2016 में, और वो वाला भारत ने जीता था। तो भारत जूनियर वर्ल्ड हॉकी चैंपियन है। और 2021 वाला जो है ये कलिंग स्टेडियम में होगा नवंबर और दिसंबर में, ठीक है। तो लखनऊ में भारत ने पिछली बार ये टूर्नामेंट जीता था। ओडिशा ने इससे पहले भी कई टूर्नामेंट होस्ट किए हैं, मेनली 2018 का वर्ल्ड कप, वर्ल्ड लीग 2017, चैंपियंस ट्रॉफी 2014 में। अभी याद रखने का एक और पॉइंट ये है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2020 के ओलंपिक्स में, जो एक्चुअली में 2021 में हुए हैं टोक्यो में, वहां पर कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये भारतीय हॉकी का पहला मेडल है पिछले 30 सालों में, आखिरी बार 40 सालों में। इससे पहले भारत ने 1980 के ओलंपिक्स में हॉकी में मेडल जीता था, और अब 2020 के ओलंपिक्स में जाकर मेडल जीता है। तो इसी के साथ सेट 1 समाप्त करता हूं। और याद रखिए कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इसको लाइक कर दीजिए, यूट्यूब के एल्गोरिदम्स के लिए फ़ायदेमंद रहता है, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना। अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, सीएसई एग्ज़ाम या एसएससी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो अनअकैडमी पर जाकर आप उसके लिए लाइव क्लासेस में पढ़ सकते हैं। और लाइव क्लासेस में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लस कोर्स आप वहाँ पर अवेल कर सकते हैं। सभी सब्सक्रिप्शन पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं तो। और वहाँ पर यूपीएससी के लिए, एसएससी के लिए लगातार नए बैचेस बनते रहते हैं। इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। नए बैचेस हर हफ्ते बनते हैं। और लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म भी चालू हो चुका है। स्पेशल क्लासेस होती हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।